स्वादुपिंड का कैंसर यानी कि पैनक्रियाटिक कैंसर, इसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या क्या टेक्निक से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि स्टेज वाइज हम पैनक्रियाटिक कैंसर को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर सर्जन। पुणे में ओएसएस क्लिनिक में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में होने वाले कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है स्वादुपिंड का कैंसर यानी कि पैनक्रियास का कैंसर और इसकी स्टेज वाइज ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, पैनक्रियास का कैंसर एक बहुत ही डेडली बीमारी है जो कई बार अर्ली स्टेज में पिकअप नहीं की जाती है, क्योंकि काफ़ी बार ये लेटर स्टेजेस तक जाने तक कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करती है और कई बार पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही हमारे पास पहुंच जाते हैं। अगर हम इन्हें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम इसको क्योर करने का एक चांस पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पैनक्रियाटिक कैंसर के स्टेजेस क्या होते हैं, जिससे कि हम इसकी स्टेज वाइज ट्रीटमेंट को समझ सकें। तो स्टेज 1 यानी कि सबसे अर्ली स्टेज ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर तब कहा जाता है जब पैनक्रियाटिक कैंसर ये पैनक्रियास यानी कि स्वादुपिंड का ग्लैंड जो होता है इसके अंदर ही सीमित हो और ये किसी बाहर के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व नहीं कर रही है। अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर है तो इसे सबसे अर्ली स्टेज यानी कि स्टेज 1A कहा जाता है, और अगर ये 2 सेंटीमीटर से बढ़ गया है तब इसे स्टेज 1B कहा जाता है। स्टेज 2 पैनक्रियाटिक कैंसर तब कहा जाता है जब ट्यूमर पैनक्रियास में हो और ये साइड के जो लिम्फ नोड्स होते हैं यानी कि सफ़ेद पेशियों की जो ग्रंथियां होती है बॉडी में, इसमें फैल गया हो, तो इसे स्टेज 2 कहते हैं। स्टेज 3 ट्यूमर तब कहा जाता है जब पैनक्रियास और लिम्फ नोड्स के साथ साथ ये सराउंडिंग ब्लड वेसल्स तक पहुंच गया है, बट ब्लड वेसल्स से ये किसी और ऑर्गन में नहीं गया हो। और स्टेज 4 यानी कि जो लास्ट स्टेज या फिर सबसे एडवांस स्टेज जिसे कहा जाता है, ये तब कहते हैं जब पैनक्रियाटिक कैंसर पैनक्रियास के अलावा किसी और ऑर्गन में चला गया हो, जैसे कि लंग्स, लिवर या बोन्स। ये सबसे एडवांस स्टेज है और ये सबसे एग्रेसिव ट्यूमर माना जाता है। स्टेज वाइज हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो दोस्तों, स्टेज 1 और स्टेज 2 ये अर्ली स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर कहा जाता है। अर्ली स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, ये हम इसे सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ रेडिकल सर्जरी। और सर्जरी का एक्सटेंट यानी कि कौन सी सर्जरी परफॉर्म करनी है, ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर पैनक्रियास के किन किन हिस्सों को इन्वॉल्व कर रहा है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर यानी कि स्वादुपिंड के कैंसर की सर्जरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है। ये मॉडल हमारे अपर इंटेस्टाइन यानी कि अपर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टमक है और ये फूड पाइप है, और स्टमक आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में चेंज होता है, और यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस एक्चुअली होते हैं। अगर हम इस स्टमक को निकालते हैं तो हम पीछे इस ऑर्गन को देख सकते हैं जो हमारा पैनक्रियास है, और इस पैनक्रियास को साइंटिफिक टर्म्स में 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वी कॉल देम एज द हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। जो पैनक्रियाटिक कैंसर हेड या नेक में सिचुएटेड होता है यानी कि छोटी आंत या फिर डिओडेनम के नजदीक, तो इसके लिए की जाने वाली सर्जरी को हम विपल्स प्रोसीजर या फिर पैनक्रियाटो डिओडेनेक्टोमी के नाम से जानते हैं। विपल प्रोसीजर पेट की कैंसर के लिए किए जाने वाली सर्जरीज में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी मानी जाती है। इस सर्जरी में हम पैनक्रियास का हेड और नेक ये वाला हिस्सा रिमूव कर देते हैं, यानी कि हम पैनक्रियास का इतना हिस्सा लगभग रिमूव करते हैं, और नेक से लेके आगे यानी कि बॉडी और टेल वाला जो हिस्सा है, इसको हम आगे की छोटी आंत से जोड़ देते हैं। साथ के साथ हम पित्त की नलिका यानी कि बाइल डक्ट, इसे भी आगे की आंत से जोड़ देते हैं, क्योंकि पित्त की नलिका का सबसे निचला वाला हिस्सा भी हम इस सर्जरी में रिमूव करना पड़ता है। इसके साथ साथ पित्ताशय भी रिमूव किया जाता है, और छोटी आंत का पहला हिस्सा यानी कि डिओडेनम, इसे भी रिमूव किया जाता है। तो जो कि हम इतने सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स को हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें उसको जो नॉर्मल पैसेज है इसको रिस्टोर करने के लिए 3 से 4 अलग अलग टाइप के जोड़ लगाने पड़ते हैं, और इन जोड़ों की वजह से ही
ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है जो लगभग 6 से 8 घंटे चल सकता है और हॉस्पिटल में इसका स्टे 7 से 8 दिन या मैक्सिमम 10 to 12 डेज तक भी लग सकता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, बट जिन केसेस में हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, वी कैन ऑफर अ गुड चांस ऑफ क्योर फॉर दोज पेशेंट्स। पेनक्रियास के बॉडी और टेल यानी कि लेफ्ट साइड में जो स्थित ट्यूमर्स होते हैं, इसके लिए हमें डिस्टल पेनक्रियाटेक्टोमी यानी कि पेनक्रियास का लेफ्ट हाफ निकालना जरूरी होता है। इसके साथ साथ तीली यानी कि स्प्लीन, ये भी कभी कभार इन ट्यूमर्स में इन्वॉल्व होने की वजह से इसको भी कभी कभी रिमूव करना जरूरी पड़ सकता है। ये ऑपरेशन विपल से थोड़ा छोटा या फिर लेस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन माना जाता है, बट कभी कभी हमने ये देखा है कि बॉडी और टेल के जो ट्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और ये ऑपरेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये थी पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए की जाने वाली सर्जरीज। अगर ट्यूमर स्टेज 3 यानी कि ब्लड वेसल्स तक भी पहुंच गया है तो हम इसमें कंबाइंड अप्रोच प्रेफर करते हैं। स्टेज 3 पैनक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी करते वक्त हमें ये हमेशा डर रहता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ट्यूमर सेल्स या फिर कुछ कैंसर सेल्स पीछे ना छूट जाए। इसीलिए कभी कभी इन पेशेंट्स को सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन या दोनों कीमोथेरेपी और रेडिएशन ऐसे कंबाइंड ट्रीटमेंट दी जाती है। इस ट्रीटमेंट देने का हमारा एम या मकसद ऐसे होता है कि इस ट्यूमर को श्रिंक किया जाए और इसके जो पेरीफेरी में माइक्रोस्कोपिक जो ट्यूमर सेल्स स्प्रेड हो चुके हैं इसको किल ऑफ करके इस सराउंडिंग एरिया को ट्यूमर फ्री किया जाए। इसके बाद हम फिर से एक बार स्कैन करके ये देखते हैं कि वो ट्यूमर कितना श्रिंक हुआ है, क्या ये वाकई अब सर्जरी के लिए पॉसिबल है, और इसके बाद हम इसकी सर्जरी करते हैं। इसे हम मल्टी मोडालिटी अप्रोच के नाम से जानते हैं और इसमें यूजुअली सर्जन, ऑन्कोफिजिशियन यानी कि कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि रेडिएशन स्पेशलिस्ट, ये तीनों एज अ टीम काम करते हैं जिससे कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। स्टेज 4 कैंसर यानी कि जो सबसे एडवांस स्टेज पे है और ये काफी आगे की स्टेज तक फैला हुआ है, लिवर या लंग्स या बोन्स में स्प्रेड हो चुका है, इसके लिए सर्जरी और रेडिएशन ये ट्रीटमेंट्स अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। इन पेशेंट्स के लिए हमें पैलिएटिव कीमोथेरेपी यानी कि ऐसी कीमोथेरेपी जिससे कि पेशेंट के लाइफ स्पैन को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सके और उन्हें बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके, ये देना पड़ता है। ये काफ़ी एडवांस ट्यूमर होते हैं और इनको लगने वाली कीमोथेरेपी भी काफ़ी एडवांस्ड हो सकती है। सो टू पुट इट इन शॉर्ट, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ये 3 मोडालिटीज़ हैं जिससे कि पैनक्रियाटिक कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं। स्टेज बाय स्टेज इसकी मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। कई बार आफ्टर सर्जरी जो हम फाइनल रिपोर्ट भेजते हैं, जो ट्यूमर और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को निकाल के हम टेस्ट के लिए भेजते हैं, इसमें कभी कभी अगर ट्यूमर लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो रहा हो या फिर सर्जरी का जो मार्जिन है, जो हमने निकाल के जो टिश्यू भेजा है, इसके नज़दीक तक आ चुका हो, तो इन पेशेंट्स को आगे जाकर कीमोथेरेपी या रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो शुरुआत में ये कभी कभी बताना मुश्किल होता है कि क्या सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी लगेगी या फिर सर्जरी इज़ द फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट। तो ऐसे नहीं है, कभी कभी सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी देना ज़रूरी पड़ सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर या फिर ये ट्यूमर कितना एग्रेसिव है, यानी कि ट्यूमर की ग्रेड कितनी है, या क्या ये ग्रेड 1 है या फिर ये ग्रेड 3 है, इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट डिपेंड कर सकती है। तो आज हमने देखा कि इन शॉर्ट पैनक्रियाटिक कैंसर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आपको पैनक्रियाटिक कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या आपको कोई सलाह की ज़रूरत हो तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट बॉक्स या फिर दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।